स्वागत है आपका देश का सवाल में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आज स्टूडियो से बाहर अशोका से देश का सवाल। दरअसल आज बाहर क्यों आना पड़ा? क्योंकि इंडिया गठबंधन अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए और मोदी से कैसे लड़ना है 2024 के लिए, इस रणनीति के लिए मेरे ठीक पीछे अशोका होटल है और उसी अशोका होटल से आज देश का सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया अलायंस आगे कैसे बढ़ेगी। जो राज्यों का चुनाव हुआ वहां पर कांग्रेस की करारी हार मिली और अलायंस पार्टनर्स के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिला। अखिलेश अपनी जगह थे, कमलनाथ अपनी जगह थे, बसपा अपनी तरफ थी जो कि अभी अलायंस की पार्टनर नहीं है। कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? 3 बैठकें हो चुकी हैं, अब तक कन्वीनर का नाम तय नहीं हो पाया है। क्या कोई झंडा भी होगा? कैसे स्ट्रेटजी बनेगी? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? अरविंद केजरीवाल कुछ कहते हैं, ममता बनर्जी कुछ चाहती हैं। क्या आखिर नेता कौन होगा? क्या कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा? इन्हीं सारी चीजों को लेकर इंडिया अलायंस की बैठक अशोका में चल रही है। साथ ही साथ दूसरी तरफ आज फिर लगभग 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया, उसको लेकर भी इंडिया अलायंस बातचीत कर रहा है कि आगे कैसे बढ़े। साथ ही साथ कल्याण बनर्जी जो लोकसभा में टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री भी की, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। तो कुल मिलाकर अगले 3 घंटे तक अशोका होटल में इंडिया अलायंस ये तय करेगा कि बीजेपी से लड़ना कैसे है। और अलायंस मुझे लगता है अब ज्यादा करीब इसलिए बैठा है क्योंकि वो देख रहा है कि जो जनता का मत है वो बीजेपी के साथ है। हम आगे बढ़ेंगे, एक लंबा चौड़ा पैनल भी होगा, इस मीटिंग से जो अपडेट आएगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि शामिल होना चाहिए, हर हाल में शामिल होना चाहिए, लेकिन मैं तो अपनी मेरी व्यक्तिगत ख्यालात हैं और शामिल होना न होना ये तो माननीय बहन जी सुप्रीमो के ऊपर निर्भर करता है। जो भी वो डिसीजन लेंगी, जो भी अपना फैसला देंगी, वो हम सभी को मान्य होगा, मंजूर होगा। बीजेपी से तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी तमाम बैठकों को सफल कहे, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल पूरी गंभीरता से एक छतरी के नीचे आकर देश को बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करेंगे और रणनीति तैयार होने के बाद आपसे ज़रूर साझा करेंगे। कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दें, हम तो व्यक्तिगत रूप में बड़ा खुश होंगे, क्योंकि पोस्टर टांगने से किसी का चेहरा नहीं चमक जाता। चेहरा तो उसी दिन धूमिल हो गया जिस दिन बिहार विधानसभा में उन्होंने महिलाओं को अपमानित किया। ऐसी भद्दी बात कि उसका वर्णन नहीं किया जाता है। कामसूत्र के नए रचयिता बन गए और दलितों को अपमानित किया, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। पोस्टर जब इस महागठबंधन की बैठक बिहार में पहली बार हुई थी तो उस समय भी हर पार्टी ने अपने अपने दलों का प्रधानमंत्री रूप में अपना अपना चेहरा वहाँ लगाया था। नीतीश जी अब हाशिए पे है, नीतीश जी का कोई मतलब नहीं है, लालू जी का कोई मतलब नहीं है और ये लोग इसे खिसियाई हुई बिल्ली खंभा नोचती है ना, वही कहावत अब इंडिया अलायंस का है। In a single word I can say that it is nothing but an anarchy being played inside the parliament. Anarchy being played inside the parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. ये सदन चलने ही नहीं देना चाहते। हकीकत है विपक्ष ने ये नई परंपरा की एक शुरुआत कर दी है कि बस किसी ना किसी एक जिद को लेकर अड़ जाओ। कभी प्रधानमंत्री जवाब देंगे तब हम लोग मानेंगे, कभी गृह मंत्री, कभी रक्षा मंत्री, कभी वित्त मंत्री। कितने सत्र इन्होंने हंगामे की देन इन्होंने चढ़ा दी। हकीकत है भाई यही सेशन होता है चुनाव से पहले का, मोटा मोटी एक फुल फ्लेज सेशन यही है। इसके बाद चुनाव का आएगा कुछ दिन का, उसमें कौन कितनी बात उठा पाएगा। पर इसमें सांसद अपने क्षेत्र के विषयों को उठाते, चुनाव से पहले अपने लोगों को विश्वास दिलाते और यही कारण है कि विपक्ष की संख्या इतनी कम होती जा रही है। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा एंड ऑफिस ऑफ स्पीकर is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine
a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. राजनीतिक बयान सुना और सुना किस तरीके से उपराष्ट्रपति जो थे वो बिल्कुल दुखद थे और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं था। तो एक तरफ अलायंस की मीटिंग अशोका होटल जहां मैं खड़ा हूं, दूसरी तरफ आज फिर 49 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया जो कि प्ले कार्ड्स लेकर आए थे। और आगे रणनीति क्या होगी अपोजिशन की और बीजेपी इस बैठक को कैसे देखती है, बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ राखी राठौर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ रही हैं, हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, नेहा यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, प्रवीण कुमार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से और देवजानी मिश्रा प्रवक्ता एलजेपी आर की तरफ से। सबसे पहले मैं अनुमा आचार्य जी के पास जाऊंगा। अनुमा, ये दो तीन चीजें एक साथ चल रही है, एक अलायंस की बैठक, दूसरी तरफ सांसदों का निलंबन, सरकार कह रही है कि साहब प्ले कार्ड्स लेकर क्यों आए, और तीसरा जिस तरीके से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करी गई, आपका वक्तव्य अनुमा जी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, गिरावट की कोई हद नहीं है, झुककर सलाम करने की भी कोई हद नहीं है। अपमान केवल उनका होता है, अपमान केवल बीजेपी वालों का होता है, बाकियों का अपमान नहीं होता। आप लोकतंत्र का अपमान नहीं कर रहे हैं। जो संसद की सुरक्षा में चूक हुई, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, उसके ऊपर अगर बहस संसद में हो, जबकि संसद के दोनों हाउस चल रहे हैं, तो यहाँ वहां मीडिया में क्यों बात करते हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी? चोट केवल उन्हीं लोगों को लगती है। और ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं है आज तक लोकसभा में? कम से कम विपक्ष को एक जगह पर वो सीट मिलनी थी, आज तक क्यों नहीं नियुक्त हुआ है? अगर सब कुछ एक तरफा होगा और उसमें जिस चैनल में हम जा रहे हैं उस चैनल ने पहले ही निर्णय दे दिया कि जनता का मत बीजेपी के साथ है, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर देश के 60% लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, बल्कि 60% से ज्यादा, तो आपने निर्णय कैसे दे दिया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि जनता का मत बीजेपी के साथ है? चुनाव जीतना और केवल चुनाव पर केंद्रित होना वो एक अलग बात है, लेकिन दिन भर लगातार लोकतंत्र का अपमान, संसद का अपमान, सांसदों का अपमान, उपसभापति का पद ना होना, ये सारी चीजें क्या बताती हैं टंडन जी? जरा सोच कर देखिए, ये लोकतंत्र है। अभी जिस ऑटोक्रेसी से हम लड़ रहे हैं, जिस तानाशाही से हम लड़ रहे हैं, वहां आप देखिए क्या उन्होंने अनुमा जी, मेरा एक सेकेंडरी सवाल है, जो मिमिक्री करी गई उपराष्ट्रपति की, हालांकि वो टीएमसी सांसद, अनुमा जी मैं आप ही के पास हूं, जो मिमिक्री करी गई वाइस प्रेसिडेंट की, क्या आप उसको सही मानती हैं? मैं ऐसा पूछती हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो जर्सी गाय का उपयोग किया था वो आप सही मानते हैं? प्रधानमंत्री ने जो कांग्रेस की विधवा कहा था आप उसको सही मानते हैं? प्रधानमंत्री जो दीदी ओ दीदी कर रहे थे उसको आप सही मानते हैं? जो वो मूर्खों का सरदार कहते हैं उसको आप सही मानते हैं? अगर वो सही नहीं है, और डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पूरे हमारे देश में भाषा का, अभिव्यक्ति का स्तर जिस कदर ऊंचा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, पुराने सारे प्रधानमंत्रियों को बुरी तरह से उनकी भर्त्सना करके, उनका अपमान करके, आप क्या समझते हैं कि आप लगातार विपक्ष को मॉरल लेक्चर देते रहेंगे और प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, स्पीकर जी, ये सारे लोग अपना दुर्व्यवहार नहीं देखेंगे? तो क्या ऐसे में लोकतंत्र चल सकता है? ये संसद का मंच है, यहाँ पर इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। सीधी बात ये है टंडन जी, ठीक है, आ रहा हूं। आपका कहना है कि जो आपके साथ व्यवहार हुआ उसी व्यवहार के तहत आप ये सब कर रही हैं, ठीक है, मैंने पॉइंट ले लिया। आ रहा हूँ, राखी जी के पास जा रहा हूँ। राखी जी, अनुमा जी का कहना है कि भाई बीजेपी की तरफ से जो बयान दिया गया, अगर वो वाजिब नहीं है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अनुमा जी एक मिनट में आ रहा हूँ, एक बार राखी को जोड़ ले। राखी, अनुमा जी की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि साहब पहले भी ऐसे कई सारे बयान दिए जा चुके हैं, ठीक है, मैंने आपका पॉइंट ले लिया। अनुमा जी आ रहा हूँ राखी जी के पास। राखी जी, ये जो परंपरा शुरू हुई है कि साहब बिलो द बेल्ट भी आदमी जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहला। दूसरा, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर जो विपक्ष है वो विरोध नहीं दर्ज करेगा संसद के अंदर तो क्या करेगा? और तीसरा, जो अलायंस की बैठक है जहां इतने सारे दल मिल रहे हैं, क्या बीजेपी के लिए कोई चैलेंज? देखिए, सबसे पहली बात तो जब ये लोकसभा का सेशन स्टार्ट हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले एड्रेस में ये कहा था कि हाँ, 3 राज्यों में आपकी हार हुई है, लेकिन उन्होंने निवेदन किया था सभी जो विपक्षी पार्टी के लोग थे कि इस हार की खींच को
आप ला करके यहाँ पर लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर मत लाइएगा। ये रिक्वेस्ट उनसे की थी, लेकिन आपने देखा रजत जी, और ये सिर्फ इसी सेशन की बात नहीं है, आप इस साल के सारे सेशंस उठा लीजिए, किसी ना किसी कारण से कभी विदेश से कोई रिपोर्ट आ जाती है, कभी कोई पेगासस जैसा स्पाईवेयर आ जाता है, जिसके बेसिस पर ये लगातार जो है संसद की जितनी भी कार्रवाई है इनको बाधित करते हैं। अल्टीमेटली एम यही है कि कैसे ना कैसे कार्रवाई को रोका जाए। और आप सुनवाई की बात कर रहे थे, देखिए अगर आप नियमों के अंदर रह करके अगर बात करेंगे तो सुनवाई निश्चित तौर पे होगी, लेकिन अगर आतंक मचाएंगे तो एक्शन होगा। जिस तरह की हमने देखा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आने के लिए मना कर दिया संसद के बाहर अगर राष्ट्रपति जी ने उन्हें बुलाया ये बात करने के लिए कि कैसे इस गतिरोध को रोका जाए, उन्होंने आने से मना किया। और जिस तरह की मिमिक्री आज हुई साफ दिखाता है कि क्या लोकतंत्र में इनका विश्वास है, कितना देश के प्रति सम्मान है, ये भी सबके सामने नजर आ गया। जहां तक आपने कहा कि इस अलायंस की जो बैठक है, आप बताइए रजत जी, अब तक आपने कितनी सारी डिबेट्स की होगी 23 जून से लेकर के अब तक, जब से ये अलायंस बना है, हर 2 दिन बाद किसी ना किसी का ऐसा स्टेटमेंट आता है, हर जना अपने आपस में एक दूसरी पार्टी के बारे में कैसे कैसे बातों का, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो इन इलेक्शंस में भी देखा, इससे पहले भी देखा, जनता देख रही है। और आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि जनता का विश्वास जो है वो मोदी जी के साथ है, वो रहेगा। अनुमा जी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जनता जो है वो मोदी जी के साथ है। ये 2024 में भी हम लोग प्रूव करेंगे, क्योंकि पिछले 2019 में भी इस तरह का गठबंधन बना। क्योंकि आपने आचरण की बात करी, आ रहा हूँ राखी जी, आ रहा हूँ, नेहा जी आपके पास भी आ रहा हूँ, प्रवीण आपके पास भी आ रहा हूँ। एक सेकंड के लिए आ रहा हूँ, एक बार अनुमा जी को जोड़ लेते हैं। अनुमा जी, आचरण की बात राखी जी ने कही है कि संसद के अंदर जो आचरण था उसी के बाद ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया जिसमें सस्पेंड किया गया। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं और थोड़ा क्लैरिटी व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कल भी और आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये खड़े होकर कहा कि हमने बीएसी की बैठक बुलाई थी, बीएसी की बैठक में सारे लीडर, फ्लोर लीडर्स ऑफ द हाउस होते, यानी जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सबके फ्लोर लीडर्स आए थे, और ये बात तय हुआ था कि प्ले कार्ड्स अंदर लेकर नहीं आए थे, नहीं आएंगे, और उसमें कांग्रेस पार्टी भी थी। कहा प्ले कार्ड लेकर आए हैं, यानी उस जो मीटिंग बंद कमरे में हुई थी उसका उल्लंघन है, इसलिए हम सस्पेंड कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी उस बीएसी की बैठक में गई थी? क्या आपने वहां पर कहा था कि हम प्ले कार्ड्स लेकर नहीं आएंगे? अनुमा जी, पहले तो मैं एक बात से आपसे बोलना चाहती हूँ कि आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि अब तक उपसभापति क्यों नहीं है लोकसभा में। ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते? ये सवाल आपके पूछने का है, क्योंकि हर चीज का जवाब इससे जुड़ा है। विपक्ष को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, अगर संसद की बात संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं करेंगे, अगर उन सब चीजों पे बात नहीं होगी कि आज भी कमांडर कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में क्यों है, आज भी हमारे नौसेना के सैनिक जिनको मौत की सजा मिली है उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है, अगर ये बातें संसद के अंदर नहीं होंगी तो किसी भी बात का कोई मंतव्य नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपसे गृह मंत्री वहां पर जवाब देते, अपना जो संसद की सुरक्षा में इतनी भयंकर चूक हुई है, जो कि इतना बड़ा अपमान है लोकतंत्र का, अगर उसका जवाब वो नहीं देते तो सारी बाध्यता विपक्ष के ऊपर क्यों? सारी के हम प्लेक कार्ड लेकर नहीं जाएंगे, विपक्ष के ऊपर क्यों? आप उस मुद्दे पर चर्चा कीजिए। इस देश को आज ये जानना है कि बार बार इस तरह की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रहार केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों होते हैं? केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कारगिल होता है, संसद पर हमला होता है, पठानकोट पर हमला होता है, नगरोटा पर होता है। कल राखी जी मैं आपके पास आऊंगा, मेरे पास 2 प्रवक्ता और हैं, एक बार क्विक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आपके पास अनुमति आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। एक बार नेहा यादव को जोड़ लेते। नया अलायंस की बैठक चल रही है और अशोका होटल में अखिलेश यादव मौजूद है। आ रहा हूं राखी जी, आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं, एक बार नेहा के पास। नया अलायंस को लेकर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? क्योंकि जो केमिस्ट्री रही मध्य प्रदेश के खासतौर चुनाव में, जो हमने देखा कांग्रेस और सपा के बीच में बहुत अच्छी बातचीत नहीं थी, लेकिन आज एक बार फिर सब लोग साथ में हैं, अखिलेश यादव अंदर है, कांग्रेस अंदर, लगभग 28 दल के नेता अंदर बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी कैसे देखती है इस अलायंस को? और दूसरा, सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी क्या देखती है? की तरफ नेहा, माफी के साथ आपके पास वापस आ रहा हूं। मेरा वही सवाल है, अलायंस पर समाजवादी पार्टी की सोच क्या है? 24 के चुनाव में अलायंस पार्टनर, कांग्रेस पार्टनर, समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? नेहा यादव, देखिए 2024 का चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और तमाम जो जनता के मुद्दे हैं उनकी लड़ाई लड़ने की चुनाव है।
तो जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे और नारों के साथ में 2014 में ये सरकार में आए, उन सभी नारों और वादों को ये सफल नहीं कर पाए। धरातल पे इनकी कोई योजना सफल नहीं हो पाई। उन सभी मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी और उत्तर प्रदेश में पीडीए ही एनडीए को हरा सकता है। और मोदी जी को आदरणीय अखिलेश यादव जी से डर लगता है, इसीलिए अनशन टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते रहते हैं और मोदी जी स्वयं कर रहे हैं। जब ये उत्तर प्रदेश में आते हैं तो ओबीसी के सबसे बड़े नेता बनते हैं, मैं ओबीसी समाज से, मुझे ओबीसी वोट दे दो। और जब अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में जाते हैं तो इन्हें डर लगने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर देश में युवा डरती है किसी से, तो युवा तो माननीय अखिलेश यादव जी से डरती है। दूसरी बात आपने की सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग के बाद शीर्ष नेतृत्व जो सभी दलों की बैठक हो रही है उसमें जो तय होंगी, एक लोकसभा एक कैंडिडेट की बात निश्चित ही तय होगी और इंडिया गठबंधन साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगा और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेगा। एक बात और, जो बात बहुत चर्चा में है कल से, जो घटक दल है कांग्रेस पार्टी, उसने एक मीटिंग कल हुई थी यूपी को लेकर, उसमें लोगों ने कहा नहीं साहब बहुजन समाज पार्टी होनी चाहिए इस अलायंस में। आज आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई जिसमें सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत है। क्या आपको भी लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ भी अलायंस करके चुनाव लड़ चुकी है और बहुजन समाज पार्टी के साथ भी लड़ चुकी है, क्या आपको लगता है फॉर्बिडल अलायंस बीजेपी के खिलाफ वही होगा जहां पर आरएलडी, कांग्रेस, सपा और बसपा हो, या आपको लगता है माइनस बसपा भी अलायंस चलता है यूपी में? देखिए, सभी दलों की अपनी निजी स्वतंत्रता होती है और सभी दलों का अपना अपना एक निजी क्षेत्र है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सवाल आप शायद बसपा के प्रवक्ता से पूछते तो ज्यादा बेहतर रहता कि उनकी पार्टी किसके साथ अलायंस करेगी, किसके साथ नहीं करेगी। लेकिन चूंकि इंडिया अलायंस पहल कर रहा है तो निश्चित ही इसका स्वागत है। हमारे साथ जो भी आएगा, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने के लिए जो भी दल साथ में आएंगे सबका स्वागत है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है तो सबको अपनी मुट्ठी प्रवीण कुमार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ है, सीधे उनके पास चलना है। प्रवीण, अलायंसेस को लेकर जो सबसे ज्यादा हमने देखा लड़ाइयां हुई वो दिल्ली यूनिट आम आदमी पार्टी की और दिल्ली यूनिट कांग्रेस पार्टी की, और फिर पंजाब में भी। पंजाब में कांग्रेस यूनिट ने कहा साहब अब अलायंस नहीं करते। दिल्ली के बहुत सारे नेता ऐसे थे बड़े, चाहे वो अजय माखन जी हो, संदीप दीक्षित जी, उन्होंने कहा साहब अलायंस नहीं चाहिए हम। तो ये अलायंस फॉर्मिडेबल कैसे होगा, सीट शेयरिंग कैसे होगी? क्योंकि ऊपर अशोका होटल में पीछे आप इस बड़े हॉल में तो नेता साहब बैठ जाते हैं, कैडर कैसे एक साथ आएगा? देखिए रजत जी, ये जो अलायंस है ये देश को बचाने का अलायंस है, संविधान को बचाने का अलायंस है, लोकतंत्र को बचाने का अलायंस है। और इस अलायंस में हम सभी पार्टियां जो है पर्सनल ईगो त्याग कर या अपनी पर्सनल प्रॉफिट त्याग कर जो है देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़े तो वो सारी पार्टियां तैयार है एक ही प्लेटफॉर्म पे। और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, इंडिया गठबंधन आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है और भारतीय जनता पार्टी इसी कारण से डरती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से असंवैधानिक काम कर रही है, अलोकतांत्रिक काम कर रही है, इन्होंने नई संसद बनाई और नई संसद बनाने के बाद बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचाया कि यहाँ पे सिंगल स्थापित किया है, यहाँ पे न्याय होगा, यहाँ पे लोकतंत्र होगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? अभी कुछ महीने भी नहीं बीते संसद को और पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक काम जो है वहां पे बेंचमार्क स्थापित हो रहे हैं अलोकतंत्र के। जिस तरीके से आज 144 एमपी जो है लोकसभा और राज्यसभा सस्पेंड है, ये किस तरीके को लोकतंत्र के विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता। विपक्ष क्या मांग कर रहा है? जो संसद में जो गतिविधि हुई पिछले कुछ दिन पहले, कुछ लड़के जो है वो संसद में घुस गए और उनके जो संसद की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो इतनी सिक्योर है, इतनी टाइट है, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो गया। और यही तो मांग कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर सदन में आके जवाब दे, संसद में आके जवाब दे। लेकिन होम मिनिस्टर और इस सत्ता पक्ष इस तरीके से अहंकार के नशे में है कि वो संसद में जवाब देने को तक को तैयार, ना उन्हें मणिपुर पे जवाब देना है, ना उन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी पे जवाब देना है संसद की। और किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है हर तरीके से विपक्ष को दबाने का काम जो है वो कर रही है। इस समय आप देख लीजिए, एक एमपी के सवाल पूछने पे एमपी को जो है उठा के जो है उसकी सदस्यता निष्कासित कर दी जाती है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करने पे लगी हुई है। उनके दो तरीके हैं, या तो वो इस तरीके से खत्म करेगी या तो अपनी ईडी और सीबीआई और जो इनके पास एजेंसियां उसका डर दिखा के उसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से वो मना कर देते हैं तो एक बार छोटा सा जवाब दे दी, कहा नई संसद बनेगी, यही काम जो बिल्कुल अनसंवैधानिक काम हो रहा है, आम आदमी पार्टी का आरोप है। कहा साहब नई संसद में भी आप सदस्यता सबकी हटाते रहिए तो संसद कैसे चलेगी? राखी जी।
यही सवाल है, संसद की कार्रवाई चलनी चाहिए, लेकिन आपने देखा जो परिपाटी पुरानी संसद में थी वही परिपाटी आगे भी चली। किसी ना किसी कारण से लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसको बाधित करने का काम किया गया। और ईडी सीबीआई की बात वो करते हैं जिसमें शराब घोटाले में इनके मुख्य जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार जो है वो जेल में है और उनको जमानत भी नहीं मिल रही है। अगर आप लोगों से धोखा करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, तो आपको एक्शन मतलब लेंगे ही लेंगे। आपने कुछ नहीं, आप बताइए, की जरूरत नहीं है प्रवीण जी। तो इसीलिए क्या है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, छगन भुजबल जिनके ऊपर खुद इनकी सरकार ने ईडी और सीबीआई छोड़ रखी थी, प्रवीण जी एक मिनट, छगन भुजबल जिनपे खुद इनकी सरकार ने ईडी और सीबीआई छोड़ रखी थी। देखिए प्रवीण जी, जब मैं बोल रही थी तो मैं आप प्लीज नहीं बोल रहे, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला था। सुनने का रखिए, अब आपकी बात जब प्रवीण जी एक बार उनको कंप्लीट कर लें दीजिए। आपने एक सवाल उठाया है, एक बार राखी को अपना जवाब दे लीजिए, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे देवजनी के पास भी जाना है। एक मिनट प्रवीण, आ रहा हूं, राखी कंप्लीट करिए। वो लोगों को मालूम चलने दीजिए, और जब बोलते हैं तो बीच में बोल करके अपनी जो ये जो खींच है ना, इसी तो तड़पड़ाहट, इसी प्रॉब्लम के बारे में तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था। देखिए अब ये मुद्दे की बात तो करें, अनर्गल बात करते रहेंगे। अब मैंने बोला ठीक है बोलिए, तो बोलने की भी ठीक है। आ रहा हूं, हमारे साथ एलजेपीआर के देवजनी मिश्रा भी हैं, उनके पास चलते हैं। मिश्रा जी, देवजनी मिश्रा, ये जो अलायंसेस, आ रहा हूँ राखी जी, आ रहा हूँ देवजनी जी, ये जो अलायंस की मीटिंग हो रही है, क्योंकि आप एनडीए की घटक दल है, आ रहा हूँ आप एनडीए की घटक दल है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंसेस में आप देखिए तो चेहरे ज्यादा आपको दिखाई पड़ेंगे। एनडीए अलायंसेस में छोटी बड़ी सभी दल है, लेकिन बड़े चेहरे जो आपको दिखेंगे देश के, वो आपको इंडिया अलायंस में दिखेंगे। इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए 2024, आपका अपना वक्तव्य। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि 23 जून को जब पहली बार जब ये बैठक बिहार में हुई थी, उसके बाद बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, लगातार ये लोग बैठक करके ये अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए कौन है। राहुल गांधी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, ममता बनर्जी है, शरद पवार है, या फिर कोई और है। क्योंकि इनमें आपस में ये बैठक तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे की तरफ पीठ दिखाकर, और बीच में फिर भाई तेलंगाना करके इतना जश्न मनाए कि बाकी तीनों जगह हम लोग वहां पे जीत गए, और वहां पे भी हमारी 8 सीट की हमारी बढ़ोतरी हुई। तो अगर देखा जाए तो इनके पास कोई प्रॉपर एजेंडा या मुद्दा नहीं है। इंडिया अलायंस के पास कोई ठोस मुद्दा ही नहीं है कि भाई पीएम की दावेदारी करेगा कौन। दे आर सो स्केयर्ड कि डर के मारे ये कन्वेनर का नाम तक नहीं ले रहे कि भाई इनको देंगे तो उन्होंने देखा कि भाई अगर इसको सामने लाएंगे तो मोदी जी के सामने ये टिक नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के कार्यकाल में 9 साल की उपलब्धियों का जब ये लोग खुद भी बैठ के एनालिसिस करते होंगे तो ये डर जाते हैं कि भाई अगर हम इनको चुनेंगे भाई ये तो कुछ नहीं है, अगर इनको चुनेंगे भाई ये कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी तो खैर पहले ही आउट हो चुके हैं, क्योंकि विधानसभा में जाके महिलाओं के ऊपर गलत बात करने के बाद मुझे तो नहीं लगता है। ठीक है, मैं इस सवाल लेकर चलता हूँ कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा के पास। आ रहा हूँ देवजनी जी, आ रहा हूँ अनुमा जी, आ रहा हूँ मैम, आ रहा हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ, एक बार अनुमा जी को। अनुमा जी, लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब ये अलायंस का भविष्य अब क्या होगा, पहला। दूसरा, 3 बैठक के बाद भी कन्वेनर का नाम अब तक तय नहीं। उम्मीद करता हूं, अशोका होटल में खड़ा हूं, थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो कन्वेनर का नाम भी बाहर आएगा। तीसरा, लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति पर थी। नीतीश बाबू ने भी ये बात कही थी चुनाव के बीच में कि चुनाव का इंतजार है। तो जो रिजल्ट्स आए हैं उससे थोड़ा सा बैकफुट पर आपको लगता है कांग्रेस पार्टी है और क्षेत्रीय छत्र से बार्गेन करने के लिए तैयार है कांग्रेस? रजत जी, जब आप सवाल पूछते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊं कि मैं पत्रकारिता का इतना सम्मान करती हूं कि एमफिल में बायोकेमिस्ट्री में एमफिल करने के बाद और फौज में फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहने के बाद भी मैंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली। लेकिन मुझे तब दुख होता है कि जब सीधा सवाल आप हमसे पूछते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछते हैं तो कहते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। मेरा वो सवाल आपने अभी तक नहीं पूछा कि लोकसभा में आज भी उप सभापति क्यों नहीं है। दूसरी बात, अब आपके सवाल जिसमें आपने मुझसे पूछा, अनुमा जी यही रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए अनुमा जी, बिल्कुल यहीं पर रोक रहा हूँ अनुमा जी, यहीं पर रोक रहा हूँ आपको अनुमा जी, यहीं पर रोक रहा हूँ। एक मिनट, राखी जी, उपसभापति का पद क्यों रिक्त रखा गया इतने दिन से? हालांकि कांग्रेस ने भी आज तक, अनुमा जी ने बहुत सारी डिबेट करी, आज पहली बार बोल रही है, क्योंकि मेरे ऊपर मैं थोड़ा सा आगे चला गया था अलायंस पर, लेकिन उन्होंने अच्छा किया मुझे याद दिला दिया। राखी जी एक बार जवाब दे दीजिए।
देखिए, उपसभापति के पोस्ट पे आप सवाल पूछते हैं, सभापति के तो आप सम्मान रख नहीं पाते हैं अनुमा जी, उस बात का भी आपने जवाब नहीं दी। सवाल का जवाब दीजिए, विपक्ष को आप बिल्कुल भी बीच में मत बोलिए करने दे। देखिए, ये जो हड़बड़ाहट है, ये जो छटपटाहट है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये आके शामिल मत दिखाइए। आपने लोकसभा में भी कई बार दिखाई, जिस भाषा का प्रयोग, जिस लहजे के साथ आप बात करते हैं, चाहे लोगों से, चाहे मीडिया वाले लोगों से, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल होती है और जनता देखती है। जो फ्रस्ट्रेशन आपकी टीवी पर आके नजर आती है, इसलिए मुख्य बात ये है कि इंडिया के अंदर कहीं पर भी इनका स्टैंड नहीं है। जिस तरह से 3 राज्यों के अंदर जनता ने ये सभी मुद्दे लेके गए थे, जिन मुद्दों की बात अनुमा जी ने कही अभी रजत जी, वो सभी मुद्दे इन राज्यों के अंदर लेके गए थे। नहीं है, जवाब नहीं है रजत जी। देखिए, यही बौखला गई। देखिए, यही अनुमा जी जवाब की जरूरत नहीं है, फिर भी उसके बाद भी मोदी जी आएंगे। अब तो साहब 6 महीने में चुनाव है, नया उपसभापति आ जाएगा, आप वहां पर ट्राई करिएगा। आ रहा हूँ राखी जी, आ रहा हूँ, 1 मिनट, मैंने जवाब ले लिया, आ रहा हूँ राखी जी, 1 मिनट आ रहा हूँ। एक बार अनुमा जी के पास चलते हैं। अनुमा जी, ये जो अलायंस है, अहंकार की बात करते हैं, वही कह रही हूं। पीएम का दावेदार कौन है? पीएम का दावेदारी का अनाउंसमेंट करे ना अनुमा जी। कैसी बदहवासी हो गई, कितना नाराजगी हो गई, कितना अहंकार, कितना गुस्सा लोग देख रहे हैं। लोग यही समझ रहे हैं बोलने नहीं दिया जाता, लोकतंत्र का जो हाईजैक कर लिया जाता है, उसका प्रमाण आपके चैनल पर बीजेपी की प्रवक्ता ने और दूसरे उनके घटक दल की प्रवक्ता ने आपके सामने दिखाया। सीधे सवाल, अनुमा जी, आपको एक छोटा सा चैलेंज है, आपको एक छोटा सा चैलेंज है। अगर हिम्मत है तो वाराणसी में चुनाव लड़के दिखाएं और वहाँ पे जीत के दिखाएं। बस एक छोटा सा चैलेंज आपको, नेशनल टीवी में बोल रहे हैं, एक छोटा सा चैलेंज आपको दिया। मेरे पास और भी बहुत सारे पैनलिस्ट हैं। आ रहा हूँ, 1 मिनट राखी जी, 1 मिनट आ रहा हूँ, राखी जी 1 मिनट आ रहा हूँ, राखी जी 1 मिनट आ रहा हूँ। एक बार अनुमा जी के पास वापस जाना है। अनुमा जी, ये जो अलायंस की बैठक हो रही है, आ रहा हूँ राखी जी, 1 मिनट, राखी जी 1 मिनट आ रहा हूँ, एक बार अनुमा जी के पास जाना है। अनुमा जी, ये जो अलायंस है, क्या आज उम्मीद करें कन्वेनर का नाम? बहुत अच्छा आप सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे कन्वीनर का नाम क्या होगा। तो जैसे ही बैठक की बैठक खत्म होगी, राखी जी आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप लोग आपस में आ गए। आ रहा हूँ राखी जी, आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, आ रहा हूँ। अनुमा जी, अलायंस का भविष्य बताइए, क्या होगा? सीट शेयरिंग को लेकर क्या होगा? लोग पूछ रहे हैं, आज चौथी बैठक है, अब तक अलायंस ने, इंडिया अलायंस ने क्या किया? तारीख आने वाले हैं प्रोग्राम में दोनों शर्मा जी, कुछ नहीं होने वाला है। तारीख पे तारीख आने वाला है। आप बताइए कि आपके दर्शक क्या नहीं समझ गए कि क्या चल रहा है? राखी जी, एक बार मेरा सवाल उनसे, पीसीआर एक बार राखी जी को म्यूट करिएगा। टीवी चैनल पे हो रहा है, मैं वही बता रही हूँ रजत जी। अनुमा जी बोल रही है, जो भी कन्वीनर होगा, आप शाम तक बैठक खत्म करने का इंतजार तो करिए। और हमारा एक और सवाल है कि हमारा कन्वीनर है नहीं है, आपको क्यों डर लग रहा है? हमारे जैसे दोनों मेरे जो साथियों ने कहा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे डरपोक पार्टी है। आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से ऐसे ही। क्या हो रहा है? आज लोकतंत्र से डरते हैं, आज ये संविधान के पालन। डरपोक पार्टी तो फिलहाल आप लोग हैं, इसीलिए आप लोग को इतने सारे झुंड बनाने की जरूरत पड़ गई। बिहार से लेकर दिल्ली तक अभी तक कन्वीनर का नाम नहीं घोषणा हुई है, अभी तक पीएम का उम्मीदवार घोषणा नहीं हुई है। हिम्मत है तो वाराणसी में इलेक्शन जीत है जी। तो मेरे सवाल को हाईजैक कर रही हैं, यही संसद में हो रहा है। यही आपके दर्शक समझ जाएंगे कि लोकतंत्र को कौन चोट पहुंचा रहा है। बहुत साफ बात है। अरे भाई, आपके कांग्रेस को तो टीएमसी के तो लीडर में तो चोर निकल रहे हैं। महुआ मैत्रा को तो निकाल दिया गया, महुआ मैत्रा को तो निकाल दिया गया। आपके ज्यादातर मिनिस्टर्स में तो सब लोग तो घोटाले करते हैं, मंत्रियों को आप लोग खो दिए। आप जैसे तानाशाह लोगों से लड़ाई लड़नी है तो हमें तो जवाब देना ही है, और हम जवाब देते ही हैं। इसमें कभी शक मत रखिएगा कि हर बात का सवाल। एक बार नेहा के पास जाना, एक मिनट अनुमा जी, ठीक है, पूरा वक्त आपको दे। देवचंद 1 मिनट रुकिएगा, राखी 1 मिनट रुकिएगा, एक बार मुझे नेहा के पास जाना है। नेहा, जो मैंडेट मिला है, हो सकता है अनुमा जी मेरी बात ना, जो मैंडेट, राखी जी को शांत कर दीजिए, राखी जी को शांत कर दीजिए रजत जी। थोड़ा बाहर हूँ, थोड़ा सहयोग आप लोग करिए। आ रहा हूँ, एक बार मुझे नेहा यादव के पास जाना है। पीसीआर एक बार सिर्फ नेहा का ऑडियो दीजिएगा।
ठीक है, अनुमा जी आ रहा हूं, एक बार नेहा यादव। नेहा, ये जो मैंडेट है 3 राज्यों का, इसमें कई चीजें और भी हैं। आप इसमें वोट शेयर देखिए, वोट शेयर देखिए बहुजन समाज पार्टी का, वोट शेयर देखिए और छोटे छोटे दलों का, वोट शेयर देखिए रिबेल्स का। तो कांग्रेस ने इस बात को कहा साहब ये भी एक दिखाने वाली चीज है कि क्या वोट प्रतिशत कांग्रेस को मिला है, क्या बीजेपी को मिला है और क्या अदर्स को मिला है। ये भी एक सोचने वाली बात है साइंटिफिकली तरीके से। तो उस पर कांग्रेस पार्टी बहुत वाउच कर रही है कि अगर साथ में आते हैं और सभी दल एक साथ होते हैं और बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट होता है तो शायद 24 में कुछ लड़ाई बचती है, और अगर नहीं है कोई अलायंस तो रास्ता साफ है। नेहा, देखिए रजत जी, मोदी जी कर रहे थे हमारे अभी 2 साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो मोदी जी कोई बहुत बड़े राजा नहीं है, मोदी जी कोई क्या कहते हैं कोई रूप नहीं है, मोदी जी की कोई एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितना हु अल्लाह चैनलों पे मचाया जाता है। मोदी जी एक साधारण इंसान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और यही बनारस से इतना सम्मान देकर के मोदी जी को भेजा गया। ये पूछिए अपने साथी प्रवक्ताओं से, बनारस को दिया क्या? बनारस से तो सब कुछ लूट करके ले गए आप। बनारस ने प्रधानमंत्री दे दिया, लेकिन बनारस को प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया? दूसरी बात, आपको इंडिया गठबंधन की बड़ी चिंता हो रही है। हमारे दोनों साथी प्रवक्ता, कन्वेनर कौन होगा, सीट शेयरिंग क्या होंगी। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का 38 पार्टियों से गठबंधन है, छोटे मोटे दलों से। हमारे इंडिया गठबंधन की ये खूबसूरती है कि इसमें एक से एक बड़े चेहरे शामिल हैं, और आपके यहाँ तो पपेट शामिल किए जाते हैं, आपके यहाँ कठपुतलियों को शामिल किया जाता है, दलित पिछड़ों को कठपुतली बनाया जाता है। ये इंडिया गठबंधन की खूबसूरती है कि इसमें अच्छे अच्छे नेता शामिल हो रहे हैं और सब मिलकर के मोदी जी को हटाने का, भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक नीतियों को हटाने का काम करेंगे। तीसरी बात इन्होंने कहा कि तारीख पे तारीख, ये कह रही थी हमारी साथी प्रवक्ता। मैं पूछना चाहूंगी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बड़े नारे और वादे लेकर आए, 15 लाख कब आएंगे भाई, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में कब यात्रा करेगा, इसकी तारीख आप बता दीजिए। हम तो तारीख आपको नहीं बताएंगे। आज मीटिंग जैसे ही खत्म होगी आपको कन्वेनर भी पता लग जाएगा। आप मेरे 15 लाख कब आएंगे, पहले इन दोनों लोगों से पूछिए कब बताएंगे। मैं अकाउंट नंबर पब्लिश कर, एक बार प्रवीण के पास जाना, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता के पास। प्रवीण, आपके पास आऊंगा। प्रवीण, एक जो सबसे बड़ा पेच होता है अलायंसेस को लेकर, वो होता है सीट शेयरिंग को लेकर। दिल्ली 7, चंडीगढ़, पंजाब में आपकी सरकार है, सिटिंग एमपीज जो लोकसभा के हैं वो कांग्रेस और आपके पास है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? हालांकि आप कहेंगे कि साहब ये शीर्ष नेतृत्व होगा, लेकिन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो पैन इंडिया में, वो एज अ राजनीतिक दल आप कैसे देखते हैं उसको? प्रवीण, कंबाइंड इंटरेस्ट है उसके लिए सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, आता हूं प्रवीण आपके पास, वापस आता हूं। तो उसी तरीके से आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, तो उसी तरीके से रजत जी। प्रवीण, ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो ये कैसा हो? हाँ बताइए। तो उसी तरीके से जिस तरीके से कंबाइंड लक्ष्य, बड़े लक्ष्य के लिए ये यहाँ पे इंडिया गठबंधन सारी पार्टियां काम कर रही है और आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ के सलाह विचार करके यहाँ पे जिस पार्टी का जितना बड़ा वोट बैंक है, जितना वर्ष है, उसके हिसाब से उसको जो है सीट शेयरिंग और उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये चीजें कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विपक्ष को खत्म करने की साजिश इस समय रच रही है, चाहे वो संसद के माध्यम से, जैसे आपने देखा, चाहे वो ईडी सीबीआई के माध्यम से। अभी राशि जी कह रही थी कि आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, उसके पीछे ईडी भेज देनी चाहिए, तो फलाना करना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ अजीत पवार का क्या हुआ? चक्की पीसिंग जो इससे ब्रांड एम्बेसडर थे महाराष्ट्र के चुनाव के कैंपेन के, जो बीजेपी ने कहा था कि अजीत पवार को जेल भेजेंगे, उनका क्या हुआ? छगन भुजबल, अभी लेटेस्ट जो है, छगन भुजबल को क्लीन चिट दे दी छगन भुजबल को। इसके ऊपर इतना बड़ा आरोप था, उसके ऊपर ईडी कहती है कि उसके जो है उसके कागज फाइलें नहीं मिल रही है। तो ये क्या मतलब लोकतंत्र के बाद किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके मजाक हो रहा है? हेमंत बिस्वा शर्मा इतने बड़े वाटर स्कैम का जो पूरी तरीके से कैंपेन बना रही था भारतीय जनता पार्टी ने, इस समय हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ है? ये आसाम के चीफ मिनिस्टर बने। तो अगर मैं यह साफ तौर पर आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन अगर इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर झुक जाए और
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो इनको भी कहीं ना कहीं मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी झुकने वाली नहीं। आम आदमी पार्टी ने ना कोई ठीक है, किया है। राखी जी के पास, राखी जी एक बार जवाब दे दीजिए। प्रवीण कह रहे हैं करप्शन के चार्जेस पर सारी कार्रवाई जो होती है वो विपक्ष के ही खिलाफ क्यों होती है, और एग्जाम्पल दे रहे हैं छगन भुजबल का, हेमंत विश्व शर्मा का, एग्जाम्पल दे रहे हैं अजीत पवार का जो हाल ही में साथ में सरकार में आए डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के। राखी जी। हाँ रजत जी, अपना जवाब दूं उससे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, बीच में मैं नहीं बोल रही थी, आप बार बार मेरा नाम बोल रहे थे। शायद आप अशोक क्लब से ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसलिए आपको अंदाजा नहीं लग रहा कि कौन बीच में बोल रहा है कौन नहीं। एक बार रिवाइंड करके देखिएगा कि कौन बीच में बोला है और कौन नहीं, क्योंकि बार बार आप मेरा नाम बोल रहे थे। दूसरी बात, इस तरह से अभी आम आदमी पार्टी के मेरे साथी ने जो बातें कही, मैं तो कहूंगी अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपके लिए कोर्ट्स खुले हुए हैं। कहीं पर भी कोई अन्याय हुआ है तो शायद न्यायिक व्यवस्था में आपको विश्वास रहा होगा, उस व्यवस्था के हिसाब से आप जाइए। और ये बताइए रजत जी मुझे कि पहले भी इन्हीं के लोगों पर एक्शन हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के के लोगों में 2004 से 14 के बीच में भी कोई काम नहीं हुआ, आज भी इन्हीं पर होते हैं। साफ साफ नजर आता है कि भ्रष्टाचारी कहाँ पर है, भ्रष्टाचारी किस पार्टी को, किस विचारधारा को बिलोंग करता है, वो सबको समझ में आता है। देखिए लगातार ऐसा भी अभी समाजवादी पार्टी के मेरी साथी ने कहा कि मोदी जी एक साधारण इंसान है। मैं तो कहूंगी यस, हम तो साधारण इंसान हैं। हम किसी परिवार से नहीं आते हैं कि परिवार के बच्चा है तो परिवार का बच्चा ही उस पार्टी को संभालेगा करेगा। लेकिन एक साधारण इंसान ने एक असाधारण जो टारगेट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि राष्ट्र सबसे आगे है, राष्ट्र को आगे लेकर के जाना है। और हम तो 10 साल के जो काम है उनको 70 सालों के कामों से कंपेयर करके ये बताते हैं कि ग्राउंड लेवल पर हमने जनता के लेवल को ऐसी चीजों को एड्रेस करने का काम किया है जो आम लोगों के बीच में कभी भी सरकारों ने नहीं पहुंचाया। इसीलिए जनता का विश्वास है। आप लोगों का तो टारगेट ही यही है कि मोदी को हटाना है, लेकिन जनता ने ठान लिया है कि मोदी को फिर लाना है। 2024 में फिर आएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचारी जिस लेवल पर आप बातें करते हैं, देखिए समाजवादी पार्टी के जब मुख्यमंत्री रहे हमने तो ये भी सुना कि जब मुख्यमंत्री निवास को खाली किया गया तो निवास के अंदर किस तरह से टूटी टाइल सब की सब तोड़ ली गई, जिस तरह से भ्रष्टाचार के काम हुए, जैसा कि आपकी मानसिकता महिलाओं के लिए है, ये सबने देखा। इसीलिए जनता ने आपको रिवाज जो है वो नहीं बदला, उल्टा वापिस जो है यूपी के अंदर हमने लॉ एंड ऑर्डर जंगल राज आगे बढ़ने का। तो देखिए जिस तरह से काम हम लोगों ने किया है, जैसा हमारा काम है जनता का, और देखिए डरने की कोई बात नहीं है। एक बार जवाब अनुमा जी से। अनुमा जी ये नहीं स्थिति है। एक मिनट रजत जी, इन्होंने मेरी पार्टी पे सवाल खड़ा किया। एक मिनट अनुमा जी, ये जो एक स्थिति है जहाँ पर अलायंस कैसे प्रधानमंत्री पद तक पहुँचता है, एक साधारण व्यक्ति क्यों राष्ट्र की बात करता है, ये सबसे बड़ी समस्या। अनुमा जी एक बार जवाब दे रही है, साधारण व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है। बीजेपी कह रहे हैं बिल्कुल साधारण सी पार्टी है, साधारण लोगों के लिए काम कर रही है। कांग्रेस और अलायंस का भविष्य 24 में क्या? अनुमाचार्य जी। यूपी तो भूल ही चाहिए। पहले तो ये बीच में एलजेपी की प्रवक्ता बार बार बोल रही है। बिल्कुल बोलेंगे। आप लोग जब गलत बोलेंगे तो सही। चलिए जब आपका नंबर आए तब बोलिए, जब मैं आपका नाम लूं तब बोलिए, बिल्कुल डिस्टर्बेंस मत करिए। अनुमा जी बोलिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, घोसी का कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया है, जनता ने भगाया। आ रहा हूँ नेहा जी, आ रहा हूँ। अनुमा जी एक बार जवाब दे दीजिए। कांग्रेस और अलायंस 24 में नरेंद्र मोदी से सीधा मुकाबला। नरेंद्र मोदी जी को आप इतना ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, वो सीरियस लेने वाले रह भी नहीं गए हैं। वो केवल छल से, इनऑर्गेनिक तरीके से, मार्केटिंग से आगे बढ़ने वाले एक ऐसे सामान्य व्यक्ति हैं जो सिर्फ स्वार्थी है, सिर्फ आत्ममुग्ध है, सिर्फ इसीलिए कि उसको सत्ता मिले। ईसीआई सिलेक्शन का ऐसा क्राइटेरिया करता है कि जिसमें प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को निकाल देते हैं और सिर्फ एलओपी को नाम के लिए रखते हैं और एक केंद्रीय मंत्री डाल देते हैं, जिससे 2:1 के रेशियो में उसका निर्णय हो जाए। और इलेक्शन कमीशन के चुनाव में बने रहते हुए दिलचस्प लड़ाई है। और आज मुझे लगता है देश की नजरें और बीजेपी की नजरें भी अशोका होटल में जब खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को आने के लिए। वक्त आज इतने की इजाजत देता है। हम अशोका होटल में हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जूम करके दिखा दे। आप पीछे देख सकते हैं डायस इंडिया का रेडी है। अब से कुछ ही देर में जो बड़े नेता हैं अलायंस के वो बैठेंगे, यहाँ पर ब्रीफिंग करेंगे। और ब्रीफिंग के पहले जब मीटिंग खत्म होगी तो सबसे पहले अपडेट बताएंगे कि आखिर इस बैठक में क्या हुआ, क्या कन्वेनर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई, क्या जो विवाद आपस में था वो हल हुआ, और यहाँ से अलायंस मोदी के मुकाबले 24 के लिए कितना तैयार है। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए इंडिया न्यूज।